सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज। वैसे तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर जितने मेन कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर कंसेप्ट क्या आता है। मेन कंसेप्ट आता है, जैसे ये एक लिक्विड है, ठीक है। इसके जो सरफेस पे जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनके अंदर क्या नेट अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, और बल्क में जो पार्टिकल होता है उस पर हर तरफ फोर्स लग रहा होता है। ये चीज हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के अंदर। तो इसी वजह से क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है चीजों को, और जो पार्टिकल्स है वो ऊपर इसके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जिस चीज के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, ठीक है। और जो चीज एक्यूमुलेट होती है हम उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेट, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जो सिर्फ सरफेस पे होती है उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और जो चीज पूरे बल्क में होती है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बी वाले में और एब्जॉर्प्शन में ये अंतर है कि एब्जॉर्प्शन सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क में होता है, ठीक है। और दोनों चीजें जब एक साथ होती है तो हम उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, और एंट्रोपी भी इसमें रिड्यूस हो रही होती है। डेल्टा एस भी निगेटिव होता है इसमें, और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं सरफेस पर, तो एंट्रोपी रिड्यूस हो रही है, रैंडमनेस रिड्यूस हो रही है। दो चीजें आती है आगे, फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन में जो सरफेस के ऊपर जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, वो होता है वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो ये वीक अट्रैक्शन होता है, तो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन भी लो होती है इस केस में। और केमी अब्जॉर्प्शन में जो केमिकल्स का अट्रैक्शन होता है, जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है सरफेस पे, वो किस वजह से होता है, वो केमिकल बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होने की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज कम हो जाती है फिजियोसॉर्प्शन, इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज बढ़ती है। और सरफेस एरिया बढ़ने पे भी दोनों चीजें, केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन, बढ़ती है। फिर आते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। जैसा कि नाम बता रहा आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा रहता है, फ्रिमलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या बोलता है, इसका जो कर्व आता है वो ऐसा आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाओगे तो एड्सॉर्प्शन आपका बढ़ता जाता है। ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है, x by m इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, प्रेशर टू द पावर 1 by n, ठीक है। ये गैसियस फेज के लिए है। अगर यही
एक लिक्विड फेज के लिए होगा तो P की जगह कंसंट्रेशन लेंगे हम, और दोनों तरफ log ले लोगे तो log x by n 1 by n log C प्लस log K। ठीक है, तो अगर log x by n log C, ठीक है, इसके बीच में कर्व बनाएंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करें तो स्लोप हो जाएगा 1 by n और ये हो जाएगा log k का इंटरसेप्ट इसके ऊपर। फिर हम आते हैं कैटालिसिस पे। कैटालिसिस क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करना किसी कैटलिस्ट के थ्रू। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो करते हैं पर उनका ना ही केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है ना ही उनका मास चेंज होता है। ठीक है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और पॉइजन्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को स्लो करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम क्या है, इसमें प्रोमोटर की तरह एक्ट कर रहा है, जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो कैटलिस्ट हो गया यहाँ पे। हेबर प्रोसेस है ये, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। फिर आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कैटलिस्ट ही होते हैं, लेकिन जो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं ये मेनली। ठीक है, इसमें भी प्रोमोटर और पॉइजन दोनों टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं।
ठीक है, तो इन्वर्टेज यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करेगा। कोलॉइड्स की बात करेंगे, सबसे पहले तीन तरह के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशंस। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो, वो होते हैं कोलॉइड्स। ठीक है, इसमें होता है सस्पेंशन फेज, ठीक है, और सस्पेंशन मीडियम, इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट, ये इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। ठीक है, इससे बड़ा होगा तो सस्पेंशन पार्टिकल का साइज, इससे छोटा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन। अब दो तरह के कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक में क्या होता है, जो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग हो गए वो हो गए लायोफिलिक। ठीक है, लिक्विड लविंग और लिक्विड फियरिंग वो हो गए लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, इसमें कोलॉइड्स के और तीन टाइप होते हैं, जैसे मल्टीमोलिक्यूलर। मल्टीमोलिक्यूलर में क्या होता है, कोलॉइड्स बहुत सारे मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जनरली कोलॉइड्स का वैसे साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, पर यहाँ पे एक्यूमुलेट होके अपना बिगर साइज कर लेते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स में ऑलरेडी कोलॉइड्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। और फिर तीसरा साइड टाइप आता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स का या मिसल्स का। तो इसमें यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट आ जाता है जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला होता है। उसमें क्या होता है कि जनरली ऐसे नॉन पोलर होता है सोप का, फिर यहाँ पे जो हेड होता है वो क्या होता है, पोलर होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो होता है ना पोलर वाली साइड, ये डर्ट को इस तरीके से कवर कर लेता है और फिर ये पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये क्लींजिंग एक्शन हम कई बार फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं और ये कई बार हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। तो यही जब इनिशियली जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तो फिर ये मिसल्स की तरह काम करते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यही होता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो जिस टेम्परेचर में ये एबव एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनाते हैं, जिस टेम्परेचर के एबव, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन पे ये जो बनता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स हम अगर देखें तो तीन तरीके से होती है। एक तो केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के लिए एक रिएक्शन हम देख लेंगे।
ब्रैडिक्स आर्क मेथड, इसमें क्या रहता है, इस तरीके से मेटल के दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, ठीक है, फिर इनको हीट किया जाता है, ये आपका डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पे इसको आइस के थ्रू, जिससे ये कूल हो जाए, यहाँ पे आइस बात रहता है, ये इलेक्ट्रोड हीट करने की वजह से पहले इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंस हो जाएगा, तो इस तरीके से कोलॉइड्स बन जाएंगे इसमें। तीसरा मेथड क्या है, पेप्टाइजेशन। इसमें क्या है, प्रेसिपिटेट को आप इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोलॉइडल सॉल्ट के साथ मिला दोगे, ठीक है। पेप्टाइजेशन में क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिलाओगे तो आपका कोलॉइडल बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। फिर आता है डायलिसिस। ये हम पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। इसमें क्या करते हो, जैसे आपने एक मेम्ब्रेन ले ली, इस तरीके से एक डायलाइजर में रखा इसको, ठीक है, यहाँ पानी आप फ्लो कराते जा रहे हो, जो भी लिक्विड फ्लो कराते जा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर करा रहे हो, ठीक है, वाटर यहाँ से आप फ्लो करा रहे हो, और यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। मेम्ब्रेन में क्योंकि कोलॉइड्स पास नहीं कर पाएंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जितने भी बाकी इसके अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम था वो फ्लो कर जाएगा, कोलॉइड्स इसमें रह जाएंगे। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, तो इसको फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोडायलिसिस कर सकते हो। इलेक्ट्रोडायलिसिस में आप दो इलेक्ट्रोड्स लगा दो, कैथोड और एनोड, क्योंकि ये डिस्पर्शन मीडियम अगर आयोनिक है तो ये और फास्ट इधर उधर मूव कर जाएंगे आयंस, और ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तीसरा मेथड है अल्ट्रा डायलिसिस। अल्ट्रा डायलिसिस में क्या होता है कि आप एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर यूज करते हो, ठीक है, जिससे आप डायलिसिस करते हो। कोलॉइडल सॉल्यूशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, जो जनरली कोलॉइडल सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो लोअर होती है, कम होती है, क्योंकि एग्रीगेट्स कम होते हैं, मतलब ये साइज ज्यादा होता है, तो ये पार्टिकल, इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, क्योंकि एग्रीगेट्स बनाते हैं ये, इस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें कम होती है, जैसे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ये होता है जब आप कोलॉइडल सॉल्यूशन से कोई भी लाइट पास कराओगे तो वो लाइट का पाथ आपको दिखा देता है, ये टिंडल इफेक्ट होता है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि ये पार्टिकल्स थोड़े बड़े इन साइज होते हैं तो जिगजैग रैंडम मोशन करते हैं, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है। और एक और चीज, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट कलर दिखाएगा टिंडल इफेक्ट के दौरान कोलॉइडल सॉल्यूशन। और कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी होता है। इसके बाद अगली चीज आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है,
ठीक है, एक यहाँ पे कैथोड है, एक यहाँ पे एनोड है। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स के ऊपर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, इसमें होगा क्या, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज कोलॉइड का इधर की तरफ मूव कर जाएगा, तो अब क्या होगा, कोलॉइड के ऊपर जो चार्ज था वो गायब हो जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज गायब हो जाएगा, तो अब वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे और प्रेसिपिटेट करना उनको आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले प्रेसिपिटेट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि चार्ज था तो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। अब वो प्रेसिपिटेट आसानी से हो जाएंगे। तो ये कोएगुलेटिंग प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है कि आप कोलॉइडल पार्टिकल को ना मूव करा के उनको स्टॉप कर देते हो, जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके पार्टिकल्स को मूव कराते हो, उसका चार्ज रिमूव कराते हो। ठीक है, कोएगुलेशन कितने तरीके से होता है? एक तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह, दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिला दो तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर आप प्रेसिपिटेट करा सकते हो। बॉइलिंग के थ्रू हो सकता है, डायलिसिस के थ्रू हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कराओगे तो हो जाएगा। फिर आता है हार्डी स्कूल रूल। हार्डी स्कूल रूल में क्या है कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और उसी को फ्लॉक्यूलेटिंग पावर भी कहते हैं। क्योंकि लायोफिलिक सोल्स जो है लायोफोबिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कई बार उनको ऐड करने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट कर देते हैं लायोफोबिक सोल्स को। फिर आते हैं इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? लिक्विड का लिक्विड के अंदर, मतलब डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, उसे हम इमल्शन कहते हैं। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप होते हैं और वाटर इन ऑयल टाइप। तो ऑयल इन वाटर मिल्क, ठीक है, और वाटर इन ऑयल टाइप हो गया बटर। ठीक है, तो मैंने जो मेन मेन कंसेप्ट थे वो इस चैप्टर के समझा दिए। काफी कुछ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, वो आपको वो चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, तो आप एक बार एनसीईआरटी रेफर करके उन चीजों को याद कर सकते हैं। मेनली कंसेप्ट्स मैंने इस चैप्टर के आपको एक्सप्लेन कर दिया।